नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन जो अमेरिकी संविधान है तो उसकी जो संसद है यानी कि कांग्रेस, उसके सदनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो पिछले वाली क्लास थी इसमें तो अपन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो अमेरिकी कांग्रेस है, यानी कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वहाँ जो संसद है, जैसे भारत में संसद बोला जाता है, उसी प्रकार वहाँ जो है दोनों सदनों को कांग्रेस कहा गया है, जिसमें जो निम्न सदन है उसको प्रतिनिधि सदन कहा गया है और जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहा गया है। इस बात का ध्यान रखने कि अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस में है उसमें इस प्रकार से सिलेबस को डिवाइड किया गया है कि उसमें आपको छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है, उससे बड़ा सवाल भी पूछा जा सकता है और बड़ा यानी निबंधात्मक सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि 2 नंबर का जो सवाल है आपका, यानी कि पूछ लिया जाए कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके दोनों सदनों के नाम लिखिए, तो ये आपको लिखना है कि प्रतिनिधि सदन और सीनेट। ठीक है, इसको निम्न सदन और सीनेट को उच्च सदन कहा गया है। प्रतिनिधि जो सदन है उसकी सदस्य संख्या 435 है। इसकी जो सदस्य संख्या होती है वो 100 है, क्योंकि अमेरिका में 100 स्टेट है तो प्रत्येक राज्य से 200 चुने जाते हैं। ये जो सदस्य संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर चुनी जाती है। जैसे लगभग प्रत्येक कैंडिडेट जो है वो 30,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष है, यानी कि प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो आज वाले क्लास में अपन प्रतिनिधि सदन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका गठन, सदस्यों की जो योग्यता है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेष अधिकार है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको कितना वेतन मिलता है, अधिवेशन, गणपूर्ति और अवधि। तो ये जो प्रतिनिधि सदन है उसके जो ये टॉपिक हैं उनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। संगठन, योग्यता, विशेषाधिकार, वेतन, अधिवेशन, गणपूर्ति और अवधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रतिनिधि सभा का गठन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिनिधि सभा का जो चुनाव है वो कौन लड़ सकता है, कितनी वर्ष के जो उम्र के जो वयस्क हैं वो मतदान में भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो 18 वर्ष का जो नागरिक है वो मतदान करने का इसमें अधिकारी होता है। तो जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर एक सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। तो उनको जो वोट करने वाले हैं जो 18 वर्ष के कैंडिडेट हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनको वोट करते हैं। मतदाता बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हुई है और विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक है, यानी कि 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक, यानी अलग अलग राज्यों के लिए अलग है। जैसे मान लीजिए कोई पागल है, दिवालिया है या देशद्रोही है तो उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। और जो 1964 जो अमेरिका में उनको भी मताधिकार का अधिकार है, यानी कि वो भी मतदान कर सकते हैं। अब प्रतिनिधि सभा की जो संगठन है उसके बारे में संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि 30,000 पर एक कैंडिडेट प्रतिनिधि सभा के लिए चुना जाएगा और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा, चाहे उसकी जनसंख्या 30,000 से कम हो। जैसे मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 30,000 से कम है तो वहां भी एक कैंडिडेट कम से कम अवश्य चुना जाएगा। जो 1961 की जो अमेरिका में जनगणना हुई है उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा की जो संख्या है वो 435 निश्चित की गई है और सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होगा और 2 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह उस राज्य का नागरिक और उस क्षेत्र का निवासी जिससे वह चुनाव लड़ रहा हो, यानी कि जो कैंडिडेट प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुनाव लड़ रहा है वह उस क्षेत्र का, उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। और जो है प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य संख्या वो 435 निश्चित की गई है 1961 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, अब चुनाव क्षेत्रों को बनाना अमेरिका में राज्य विधानमंडलों की जिम्मेदारी है, यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो निश्चित करती हैं चुनाव क्षेत्रों का बनाने के लिए केवल इतनी सीमा तक ये क्षेत्र रहेगा। इसलिए प्रत्येक सत्ताधारी दल गेरीमेंडरिंग का तरीका
प्रयोग लाता है। अब देखिए जो गेरीमैंडरिंग क्या है। गेरीमैंडरिंग एक ऐसी प्रथा है जिसका तात्पर्य है कि सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र इस ढंग से निर्मित करे कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए। यानी कि आपको ये 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है, गेरीमैंडरिंग क्या है। तो जो सत्ताधारी दल है तो उसका चुनाव क्षेत्र किस ढंग से निर्मित करे, यानी कि गेरीमैंडरिंग ऐसी प्रथा है जिसका तात्पर्य है कि सत्ताधारी जो दल है वो चुनाव क्षेत्र किस ढंग से निर्मित करे कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाए। यानी कि जो चुनाव क्षेत्र है उसको इस प्रकार से बांट दिया जाए कि विरोधी दल है, विपक्षी पार्टी है, उसके क्षेत्र को थोड़े से सीमित क्षेत्र में बांट दिया जाए या सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस तरह फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अपने प्रत्याशी विरोधी दल की तुलना में जीत जाएं। यानी कि अपने पक्ष के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने की एक प्रक्रिया है ताकि प्रतिनिधि सदन में अधिक से अधिक स्थान प्राप्त उनको हो सके या अधिक से अधिक सीटें वो जीत सके। तो ये है गेरीमैंडरिंग की प्रथा। दूसरी अपन बात करते हैं कि सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य चुना जाएगा उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण ऐसे होने चाहिए। तो सबसे पहले उसकी योग्यता जो है कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष तक अमेरिका का नागरिक रहा हो, वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। यानी कि सबसे पहली जो शर्त है कि वो अमेरिका में का नागरिक हो, 7 वर्ष से वह रह रहा हो, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह दिवालिया कातिल वगैरह नहीं हो, सेना अधिकारी में सरकारी लोग में वो नहीं हो। तो ये सब जो है उनकी योग्यताएं हैं। ठीक है। तीसरे टॉपिक पर अपन बात करते हैं कि विशेषाधिकार, यानी कि जो प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य है उसके कौन से विशेषाधिकार है, यानी कि किन मामलों में उनको छूट है। तो उनको भौतिक सुविधाओं के साथ साथ जो स्टेशनरी वगैरह का जो सामान है, सुविधाएं हैं, टेलीफोन वगैरह जो खर्चा है वो उनको सारी सुविधाएं उनको मिली हुई हैं। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है, उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सदस्यों को निःशुल्क डाकघर व टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध हैं, सदस्यों को निःशुल्क कलर तथा स्टेशनरी की सुविधाएं प्राप्त है ताकि अपने संसदीय कार्यों को ठीक रूप से वो चला सके। यानी कि जो खर्चे हैं उनकी सुविधाएं हैं या दीवानी मामलों को गिरफ्तार या अभियोग उन पर नहीं चलाया जा सकता। ये उनके जो विशेषाधिकार हैं ये सब हैं। अब देखिए जो वेतन है उनको 1,74,000 जो है वार्षिक डॉलर उनको जो वेतन मिलता है। प्रतिनिधि सदन के पदक सदस्य को 1,74,000 वार्षिक वेतन मिलता है। यहाँ डॉलर वार्षिक 1,74,000 वार्षिक उनको जो है वेतन मिलता है। इनके अलावा उनकी जो खर्चे हैं वेतन भत्ते हैं वो भी उनको मिलते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि जो उनका अधिवेशन है वो किस प्रकार है, वर्ष में कितने अधिवेशन वहां बुलाए जाते हैं। तो अमेरिका में संविधान संशोधन है, 20वां संविधान संशोधन के अनुसार कांग्रेस प्रतिवर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और बैठकें 3 जनवरी को आरंभ होंगी और इसकी बैठकें जो है वो 3 जनवरी को आरंभ होंगी। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन कुछ समय तक चलता रहता है जब तक कि उनके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दें। यानी कि कांग्रेस का प्रतिवर्ष यानी कि साल में एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाया जाएगा। जो कांग्रेस है वो एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और उसकी जो बैठक है वो 3 जनवरी को दोपहर को आरंभ होगी और ये लगातार चलती है जब तक इसके जो सदस्य हैं वो स्थगन के लिए मत न दें। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन कुछ समय तक चलता रहता है जब तक कि उनके सदस्य अधिवेशन स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है। तो ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि जो अधिवेशन है वो कब स्टार्ट होता है। तो 3 जनवरी दोपहर को आरंभ होता है। यह बात आप ध्यान रखें। दोनों सदनों का जो अधिवेशन है वो एक साथ स्थगित होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि को स्थगन
के लिए सहमत न हो तो उस समय राष्ट्रपति स्थिति को निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष अधिवेशन बुला सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई जरूरी कार्य है तो वो अधिवेशन कभी भी बुला सकता है। गणपूर्ति है तो गणपूर्ति है जितने सदस्य हैं जो हैं उनके बहुमत के आधार पर गणपूर्ति निश्चित की जाती है। अवधि जो है वो मैंने आपको बता दी कि 2 वर्ष के लिए वो सदस्य चुने जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियां, यानी कि प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियां। प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियां। यानी कि प्रतिनिधि सभा कौन से कार्य करती है कौन से नहीं करती वो अपन देखते हैं। जो मोस्टली जो कार्य हैं वो एक बार अपन देखते हैं। लिखता हूं मैं प्रतिनिधि सभा के कौन से कार्य हैं। अब देखिए यहाँ अपन देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की कौन से कार्य एवं शक्तियां हैं, यानी कि किन क्षेत्रों में वो सर्विस करवा है यहाँ देखते हैं। पहला मैंने लिखा है कि स्पीकर का चुनाव, व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, युद्ध की घोषणा, नियम बनाना, महाभियोग लगाना, तो कन्वेंशन संबंधी शक्तियां। यहाँ मैंने प्रतिनिधि सभा की कार्य शक्तियां मोटे मोटे लिखे हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे या 5 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है ये बात कि जो प्रतिनिधि सभा है उसके कौन से कार्य हैं कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्पीकर का चुनाव, यानी कि प्रतिनिधि सभा का सबसे प्रमुख कार्य है अपने अध्यक्ष का चुनाव करना, यानी कि जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर कहा गया है। जो प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करता है उसको स्पीकर कहा गया है। तो सबसे पहला उसका जो कार्य है स्पीकर का चुनाव। व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई किसी प्रकार का विधेयक वगैरह है तो वो तब तक पारित नहीं समझा जाता जब तक प्रतिनिधि सभा उस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं करती। उसी प्रकार कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जैसे नियुक्तियों के मामले में भी प्रतिनिधि सभा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो स्पीकर का चुनाव मैंने बता दिया कि प्रतिनिधि सभा अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है, वो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। व्यवस्थापन संबंधी शक्ति में जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसे सीनेट की तरफ प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। अमेरिकी संविधान में अब तक कोई अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संविधान संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट के शासक प्रतिनिधि सदन भी 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार न कर ले। व्यवस्थापन जो संबंधी शक्तियां हैं वो इसकी इंपोर्टेंट है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति में भी यदि कभी ऐसा प्रतीत हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या प्रत्याशियों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि सभा का अधिकार है कि वह उन प्रत्याशियों में से किसी को राष्ट्रपति पद का अधिकारी घोषित कर दे। यानी कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार है कि वो किसी को भी राष्ट्रपति पद के लिए नामित करे। अगला मैंने लिखा है कि युद्ध की घोषणा सीनेट के साथ मिलकर जो है प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणाओं की पुष्टि करता है। यानी कि जैसे सीनेट और प्रतिनिधि सभा को अपन पढ़ते हैं तो सीनेट को कुछ अधिकार ज्यादा दिए गए हैं अमेरिकी संविधान में, तो सीनेट के साथ मिलकर जो है वो युद्ध की घोषणा की पुष्टि करता है। अगला मैंने लिखा है कि नियम बनाना, यानी कि जो सदस्य हैं सदन की गरिमा है उसके लिए वो नियमों को नामित करता है, नियम बनाता है। अपनी कार्यवाही के संचालन के नियम बनाने का अधिकार है। यदि यह सदन को बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यानी कि नियम बनाने की शक्ति में इसको विशेष अधिकार है कि 2/3 बहुमत से अगर किसी सदस्य के विरुद्ध नियम बनाया जाता है या उसको दोषी ठहराया जाता है तो उसकी जो सदस्यता है वो निलंबित हो जाती है। अगला मैंने लिखा है महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सभा है, यानी कि महाभियोग प्रतिनिधि सदन के द्वारा लगाया जाता है। अन्वेषण संबंधी यानी कि जांच संबंधी अधिकार, सीनेट के समान प्रतिनिधि सभा को
को अभी अन्वेषण तथा प्रशासनिक जांच का अधिकार है, लेकिन सीनेट की तुलना में इसको ये अधिकार कम है। तो आप ये नोट कर लें कि प्रतिनिधि सभा की कार्य शक्तियां, स्पीकर का चुनाव है, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, युद्ध की घोषणा, नियम बनाना, महाभियोग लगाना और अन्वेषण संबंधी शक्तियां। तो ये तो हो गई प्रतिनिधि सभा की कार्य शक्तियां। अब अपन पढ़ते हैं प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उसका चुनाव किस प्रकार से होता है और जो स्पीकर है या अध्यक्ष है उसकी कौन सी शक्तियां एवं कार्य है। तो ये अपन देखते हैं। यहाँ देखिए प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होता है, अध्यक्ष की शक्तियां कार्य कौन से। यहाँ मैंने लिखे हैं कि सदन की अध्यक्षता करना, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, दल के नेता के रूप में कार्य, निर्णायक मत देने का अधिकार, नियमों की व्याख्या करना, परिणामों की घोषणा करना। तो सबसे पहले तो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है यानी कि स्पीकर, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को क्या कहा गया है यहाँ, स्पीकर। तो स्पीकर का चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जो अध्यक्ष है स्पीकर की शक्तियां और कार्य कौन से इनके बारे में यहाँ अपन बात करते हैं। तो जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष का जो चुनाव है वो यानी कि एक सर्वदलीय बैठक में होता है, लेकिन जो उसका चुनाव है वो निर्वाचन की रीति से होता है। तो निर्वाचन की रीति से जैसे मान लीजिए सामान्यतः जिस दल के कैंडिडेट सबसे ज्यादा होंगे या जिसको चुनाव में ज्यादा बहुमत मिला होगा तो स्पीकर लगभग उन्हीं में से चुना जाता है। लेकिन स्पीकर की दौड़ के लिए जो सभी राजनीतिक दल हैं वो प्रयास करते हैं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव सदन द्वारा होता है, पर व्यवहार में उसका निर्वाचन दल की बैठक में ही होता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व विविध राजनीतिक दल अपने अपने दल की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने चुनाव अपने अपने जो है प्रत्याशी चुन लेते हैं। जब प्रतिनिधि सदन की बैठक का निर्वाचन करने के लिए होती है तो सब दल अपने अपने प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करते हैं। चूंकि निर्वाचन मतदान द्वारा होता है अतः निश्चित रूप से बहुमत दल का जो प्रत्याशी होता है वही अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। व्यवहार में जिस दल का बहुमत प्रतिनिधि सभा में होता है उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जिस दल का बहुमत होता है प्रतिनिधि सदन में उसी दल का अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन वो निर्वाचन के द्वारा ही चुना जाता है। तो जो इस प्रकार से अध्यक्ष चुना जाता है। अब अध्यक्ष की कौन सी शक्तियां कार्य है कि सदन की अध्यक्षता करना। सबसे पहले स्पीकर का जो कार्य है उसका जो कार्य अधिकार क्षेत्र है वो है उस सदन की अध्यक्षता करने की। सदन के जब भी बैठक होगी वो उसकी अध्यक्षता करेगा। दूसरी है कि सदन में व्यवस्था बनाए रखना की सदन की जो मर्यादा है उसी के तहत सदन का संचालन करना। जो सदन में कार्यवाही के दौरान शोरगुल होता है तो उसको रोकना या शांत करना। अगर ज्यादा ही शोरगुल होता है तो सदन की जो स्थिति है चल रहा है तो उसको स्थगित करना आदि को जो है इस प्रकार की वो व्यवस्थाएं बना के रखता है। वह शांति भंग होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। यदि सदस्य किसी प्रकार के सदन में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए प्रयास करें या कोशिश करें तो स्पीकर उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता है। वह अधिक अशांति होने पर जो है सदन की जो कार्यवाही को वो स्थगित कर सकता है, लेकिन वह किसी सदस्य को दंड नहीं दे सकता और किसी सदस्य को दंडित नहीं कर सकता। सदस्य को दंडित करने का काम जो है वो पूरा सदन ही करता है। नंबर 3 में मैंने कहा कि दल के नेता के रूप में कार्य, यानी कि उस जो नीतियां हैं वो अपने दल के नेता के रूप में ही जो है उनको प्रसारित करने की कोशिश करेगा। अपने जो दल की जो बातें हैं जो भाषण के दौरान वो कहेगा सभी के सामने। तो जो स्पीकर है वो प्रतिनिधि सदन में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं अपने दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन पूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है तो उसमें स्पीकर अध्यक्ष नहीं होता, वह सदन में अपने दल का नेता ही होता है और इस रूप में वह वाद विवाद में भाग ले सकता है। नंबर 4 में लिखा निर्णायक मत देने का अधिकार। जैसे मान लीजिए किसी चीज पर वोटिंग होती है या किसी विधेयक पर जैसे मान लीजिए पक्ष विपक्ष में वोट पड़ते हैं तो अगर निर्णायक मत देने की नौबत आती है तो वो निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है, लेकिन वो अपने दल के समर्थन में ही मत देने की कोशिश वो करेगा, अपने दल के हित में ही कार्य करता है।
नंबर 5 में लिखा है कि नियमों की व्याख्या करना, यानी कि जो भी प्रतिनिधि सभा के नियम हैं उनकी वो व्याख्या करता है, उन्हें लागू करता है। नियमों की व्याख्या करने का उसका अधिकार यद्यपि पूर्ण तथापि वह अपने इस अधिकार के प्रयोग में अपनी इच्छा से बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है जिन्हें नियम निर्माण समिति जो है वो बनाती है। फिर मैंने 6 नंबर लिखा है कि परिणामों की घोषणा, जिसमें मान लीजिए चुनाव के दौरान किसी प्रकार का चुनाव होता है तो उन परिणामों की घोषणा वो ही करता है। विधेयक पर बहस के दौरान जो मतदान होता है उन परिणामों की वो घोषणा करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष का चुनाव भी मैंने बताया कि सदन की बैठक में ही होता है, लेकिन वो निर्वाचन के दौरान होता है। उसकी जो शक्तियां कार्य होंगी, सदन की अध्यक्षता करना, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, दल के नेता के रूप में कार्य, निर्णय देने का अधिकार, नियमों की व्याख्या करना और परिणामों की घोषणा करना। तो ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कांग्रेस से संबंधित। कांग्रेस किसको कहा गया है यहाँ? अमेरिकी संसद को, जिसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन निम्न सदन जिसकी सदस्य संख्या 435, सीनेट है वो उच्च सदन जिसकी सदस्य संख्या 100 है। उसके संगठन के बारे में पहले चर्चा की। प्रतिनिधि सभा की जो सदस्य है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या उसके विशेषाधिकार, वेतन आदि संक्रांत पूर्ति और अवधि के बारे में पढ़ने चर्चा की। फिर जो है प्रतिनिधि सभा की कौन सी शक्तियां, कार्य उनके बारे में पढ़ने चर्चा की। और जो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष है, स्पीकर, उसका चुनाव, उसके जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ने चर्चा की। तो परीक्षा के दौरान जो है इन छोटी छोटी बातों से आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, चीजों को बार बार रिपीट करते रहे, किताबों के दौरान के अध्ययन करते रहें। आगे वाली क्लास में जो अपन इसके जो आगे के जो कार्य है, कार्य प्रणाली है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वाली क्लास।